भारत में किडनी स्टोन इतना आम क्यों है? एनवायरमेंटल कंडीशन है यहाँ की और दूसरी जो एक खान-पान की जो आदतें हैं इस रीजन में, उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हार्ड वाटर का सेवन जो लोग ज्यादा करते हैं, उनमें स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट है या मिथ? जो ब्लड की बायोकेमिस्ट्री होती है, वो एक मेन डिटरमिनिंग फैक्टर है इसमें। बियर पिएंगे तो स्टोन अपने आप निकल जाएगा, क्या ये सही है? ओपीडी में हर दूसरा जो मेरे पास यंग पेशेंट है, वो जाते-जाते धीरे से ज़रूर ये पूछता है। पीपीएच कितना कॉमन है? 100 आदमी देख रहे हैं अगर 60 के ऊपर के एज ग्रुप के, तो उसमें 60 लोगों को बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की समस्या देखने को मिलती है। नमस्कार एंड वेलकम टू यूरो वेलनेस पॉडकास्ट चैनल। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में हम ऐसे कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आम लोगों को समझ में आ सके कि क्या क्या सिम्टम्स होने पर चिंता की ज़रूरत है। हालांकि चिंता की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जब हम सही डॉक्टर के पास जाएंगे, सही सलाह लेंगे, सही ट्रीटमेंट लेंगे, तो उससे उस प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निजात मिल सकती है। आज यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में हम दो विषयों पर बात कर रहे हैं। दोनों ही बहुत आम है, बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। पहले टॉपिक का जिक्र करूं तो ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बुजुर्गों में भी पाया जाता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है और बहुत आम है। जी हाँ, हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स पर। साथ ही साथ एक और विषय जिसे हम छुएंगे वो है बीपीएच। बहुत आम भाषा में जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट का बड़ा होना, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट विच इज बेनाइन, जो नॉन कैंसरस है। प्रोस्टेट चूंकि पुरुषों में होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये भी पुरुषों में पाई जाती है। दोनों ही जो विषय है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। ऐसे में सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, और इसी विषय पर सही जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ यूरो वेलनेस पॉडकास्ट चैनल पर है डॉक्टर प्रवेश गुप्ता। आप जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे देश के, और इस वक्त ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत है। डॉक्टर प्रवेश गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो यूरो वेलनेस पॉडकास्ट चैनल पर आपका। धन्यवाद संयुक्ता। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिवादन और शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत ही दो जो टॉपिक्स हमने लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉमन है, और अगर नेग्लेक्ट किए जाए तो कई बार उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन उस पर बातचीत तो हम करेंगे पूरे पॉडकास्ट के दौरान। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता, आपने डॉक्टर बनने का ही निर्णय क्यों लिया? क्या कोई कहानी, क्या कोई स्टोरी, कोई मोटिवेशन है? और अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या कोई प्लान बी भी था? देखिए मतलब एज़ ए यूजुअल इंडियन फैमिलीज़ में सभी जैसे पेरेंट्स का होता है कि मतलब कि हाँ उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो मेरे पेरेंट्स का शुरू से ही था कि दे वांटेड टू सी मी एज़ ए डॉक्टर। तो मुझे शुरू से ही उसी तरह से मोटिवेट किया गया। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी जो है बिज़नेस जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जुड़ा हुआ रहा है, तो जो हमारे एंसेस्टर्स जो थे तो वो हीलिंग बिज़नेस में रहे हैं। जी। तो आई एम इन द 5th जनरेशन जो कि इस लाइन में अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो वो तो एक था मतलब मोटिवेशन था ही, और लोगों को उनके कष्टों से निवारने के लिए जो एक परंपरा चली आ रही थी घर परिवार में, तो उसी को आगे बढ़ाने का भी एक ज़िम्मा था। हम्म। और जहाँ तक रही बात प्लान बी वाली जो आपने पूछी, तो हाँ, मेरी पढ़ाई के अलावा रुचि जो है वो म्यूज़िक में और क्रिकेट में रही है, तो मैं भी शायद अगर अब इस फ़ील्ड में नहीं होते तो मैं भी शायद म्यूज़िक में कुछ करने का सोच रहा। तो डॉक्टर बनने के बाद भी समय निकाल पाते हैं म्यूजिक के लिए और क्रिकेट के लिए? इस समय तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, जभी भी कोशिश करता हूँ तो अपने परिवार के साथ बैठता हूँ, कभी कभी वैकेशन में तो कोशिश करता हूँ, अपना जी। गिटार लेकर कुछ करने का। तो भले ही म्यूजिक का शौक पूरा करने का या क्रिकेट खेलने का वक्त ना मिल पाता हो, लेकिन पसंदीदा सिंगर्स कौन है या पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन है? डेफ़िनिटली पसंदीदा सिंगर मेरे सोनू निगम रहे हैं शुरू से ही, मतलब मेरे स्कूल टाइम से ही। और मेरे प्रिपरेशन के वक़्त जब मैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उस समय मैं उनके गाने काफ़ी सुना करता था एज़ अ रिलैक्सेशन हम्म। इन बिटवीन अपने लेक्चर्स के बीच में। और क्रिकेटर मुझे डेफ़िनिटली सचिन तेंदुलकर का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो वाह, बचपन से ही मतलब वो मेमोरीज़ उनके साथ जो हैं तो बिल्कुल। हाँ।
बहुत मज़ेदार बातें आपने बताई और बताया कि किस तरह से एक तरह से जो फैमिली लेगेसी थी उसको आपने आगे बढ़ाया और मेडिसिन को चुना, उसमें भी यूरोलॉजी को आपने चुना मेडिकल फील्ड में। अब हम आते हैं हमारे आज के विषयों पर, आज के मुद्दे पर। सबसे पहले तो स्टोन्स पर हम बात करना चाहेंगे, किडनी स्टोन्स पर। डॉक्टर, भारत में ऐसी कई जगह है जिसको स्टोन बेल्ट कहा जाता है। यस। तो एक तो वो कौन-कौन सी जगह हैं जिसको स्टोन बेल्ट कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? भारत में किडनी स्टोन इतना आम क्यों है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडियन रीजन में एंड हम देखें राजस्थान और ये जो हमारा जो एमपी बुंदेलखंड का जो ये रीजन है, हुँ, ये स्टोन बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसके जो कारण हैं बिकॉज़ ऑफ जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। बहुत तेज़ गर्मी वाला माहौल रहता है जो पीक में जुलाई के समय में और जून के समय में, मई में। और दूसरी जो एक खान-पान की जो आदतें हैं इस रीजन में, उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिसकी वजह से हम जो पॉपुलेशन है उनके जो ब्लड में या यूरिन में हम कहें तो इस तरह के क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस जो कि स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। साथ ही इसके बिकॉज़ ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जैसा कि मैंने बताया बिकॉज़ ऑफ हीटिंग कंडीशन जो वेदर है, हुँ। तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होना काफ़ी आम बात है। तो ये दोनों ही फैक्टर जो हैं स्टोन फॉर्मेशन को प्रेसिपिटेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द न इंडिया, जो सदर्न रीजन की अगर हम कंपैरिजन में देखें तो नॉर्दर्न रीजन में जो हमने मेंशन किया तो इसमें स्टोन काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके। अच्छा, पहले कहा जाता था कि बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको स्टोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब काफ़ी यंग एडल्ट्स हैं, जो स्टोन इश्यूज़ के साथ यस, यस। डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं। तो ऐसे में क्या वजह है कि यंग एडल्ट्स में, महिलाओं में, पुरुषों में स्टोन अब बहुत आम हो गया है? जी बिल्कुल, ये इसका मुख्य कारण जो हमारी जो एक जीवन शैली या लाइफ़स्टाइल जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो चेंज आया है पिछले कुछ दशकों में, स्पेशली जंक फूड का जो सेवन जिस मात्रा से बढ़ा है हमारी जो यंग युवा पीढ़ी जो है, तो और जो फिज़िकल इनएक्टिविटी साथ में जो एक जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो गई है, कि आप जंक फूड का सेवन भी ज़्यादा करते हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते हैं, अपने को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जिसकी वजह से हम आज के समय में काफ़ी यंग इवन बच्चों में भी देखने को मिलता है। हालाँकि बच्चों में कुछ और कारण भी होते हैं आनुवंशिक, जेनेटिकली जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर होते हैं जन्मजात, कुछ उनमें ऐसी विकृतियाँ हो सकती हैं किडनी में या रुकावट हो सकती है, जो कि स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करती हों। लेकिन एक मेजर जो हम शिफ्ट देख रहे हैं, वो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड है कहीं न कहीं। एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि हार्ड वाटर का सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं, उनमें स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये फैक्ट है या मिथ? दिस इज़ टोटली अ मिथ एक्चुअली, क्योंकि जो स्टडीज़ हुई हैं हार्ड वाटर को लेकर के, उसमें सभी में यह पाया गया है कि इनफैक्ट हार्ड वाटर टेकिंग पॉपुलेशन में स्टोन फॉर्मेशन के जो इंसिडेंस थे दैट वाज लोअर, जो जो उस पॉपुलेशन से जो कि नॉर्मल या फिर वैसा मिनरल वाटर ज़्यादा ले रहे थे। तो हार्ड वाटर इनटेक से स्टोन फॉर्मेशन ऐसा बनता है, मतलब एक हम कोई भी एक लेमैन के दिमाग में ये बात आती है कि हाँ, चूँकि मेरे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें ये सॉल्ट ज़्यादा है, तो ये सारे बनकर जाकर किडनी में मेरे स्टोन बना देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। स्टोन फॉर्मेशन के बहुत अलग रीज़न होते हैं हमारी बॉडी में। जो ब्लड की बायोकेमिस्ट्री होती है, वो एक मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर है इसमें। जी। हमारे भारत की जब भी बात की जाती है, तब ज़िक्र खान-पान का ज़रूर होता है और आम तौर पर, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि स्टोन बेल्ट मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में है, जैसा आपने कहा। नॉर्थ इंडिया में खान-पान का जो चलन है, बहुत मसालेदार, बहुत नमक। हम खाने में भले ही कम नमक लें, लेकिन हमें रोज़ अचार चाहिए, चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, जिसमें अलग से नमक होता हुँ, है। हुँ। फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट, वो चाहे मछली से आए, चिकन से, मटन से, दैट्स राइट। अंडे को भी अगर हम उसमें शामिल करें। तो ये जो 2 ईटिंग फैक्टर्स हैं, क्या इसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डाइटरी फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करते हैं स्टोन फॉर्मेशन को लेके। हुँ। तो जो मेन जो डाइटरी हम फैक्टर्स को अगर अगर काउंट करें, चाहे वो नॉर्थ इंडियन डाइट में ही अपन देखें तो इसमें जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन रीजन में आपको वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट। हुँ। तो जो लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक
और भाजी वाली जितनी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, और खासकर रसे वाले जो फल हैं जिस तरह के टमाटर हो गए और अन्य हो गए, इन सभी में जिनमें कि ऑक्सलेट्स अधिक मात्रा में मिलता है, तो वो स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी को बढ़ाता है। बढ़ाता है। दूसरा बात आपने की नॉन-वेज डाइट को लेकर के, तो नॉन-वेज डाइट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। तो क्योंकि नॉन-वेज डाइट को लेने से ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, और यूरिक एसिड स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बाद सबसे अधिक बनने वाले स्टोन आते हैं, अगर परसेंटेज वाइज़ अगर इंसिडेंस अगर हम देखें। तो एक नॉन-वेज डाइट आपकी एंड लीफी वेजिटेबल्स, तो ये जो मेन जो हमारे डाइटरी फैक्टर अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर अदर फैक्टर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इनको बिल्कुल ही एमिट करना होता है हमारी डाइट से, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आल्सो जो कि लीफी लीफी वेजिटेबल्स और नॉन-वेज डाइट में हमको मिलती हैं। ओनली थिंग कि हमको एक बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जो यूजुअली जो पब्लिक है वो उस चीज़ को थोड़ा नहीं समझते हैं अपनी डाइट के हिसाब से, कि वो किसी एक चीज़ को अगर आप लिमिट से ज़्यादा अगर लेंगे तो उसके फिर इस तरह के आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज बैड, तो इस बात यस, का यस। ध्यान रखना है, लेकिन बैलेंस बनाए रखना है। एग्ज़ैक्टली। एक और बहुत आम सवाल जो खास तौर पे युवा पूछते हैं, और ये वो प्रैक्टिस है जो वो करते भी हैं, आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, वो ये कि बियर पिएंगे तो स्टोन अपने आप निकल जाएगा। क्या ये सही है? आपके सवाल पूछने के आधे उसमें ही मुझे समझ में आ गया था आप क्या पूछने वाले हैं, यही बिकॉज़ सबसे ये आम सवाल है जो बिल्कुल, पूछा जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल ओपीडी में हर दूसरा जो मेरे पास यंग स्पेशली जो पेशेंट है, वो जाते-जाते धीरे से ज़रूर ये पूछता है, सर क्या मैं मतलब ये स्टोन जो है आप बोल रहे हैं मेडिसिन से निकल सकता है, तो इसको मैं क्या बियर पीना शुरू कर दूँ? तो देखिए ये भी एक मिथ है कि बियर पीने से आपका स्टोन निकलेगा। स्टोन जो है वो आपके यूरिन फॉर्मेशन से किडनी के द्वारा ही उसको एक्सपेल किया जाने की प्रोसेस है, और उसी के द्वारा ही निकलता है। बियर ऐसा कुछ भी उसमें ऐसे कंटेंट नहीं है जिससे कि स्टोन को निकालने में वो ऐसा हेल्प करेगी। बियर इज़ जस्ट लाइक एनी अदर डाययूरेटिक। यूजुअली अल्कोहल हम जब भी सेवन करते हैं तो जो भी करते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया ही है कि उनको फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। जी। तो इट इज़ ए कॉमन साइड इफेक्ट आफ्टर टेकिंग एनी काइंड ऑफ अल्कोहल, और बियर भी उनमें से ही एक है। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि हाँ, चूँकि बार-बार उससे टॉयलेट जाएँगे तो हमारा स्टोन पास हो सकता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडीज़ में देखा गया है कि कोई भी अल्कोहल बॉडी में डिहाइड्रेशन को ही प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली हाँ, योर बॉडी इज़ गेटिंग डिहाइड्रेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो एंड इन लॉन्ग रन इट विल प्रेसिपिटेट अगेन द स्टोन फॉर्मेशन, नॉट एक्सपेल ऑफ द स्टोन्स। तो ये एक मिथ है। वंस इन ए व्हाइल इट इज़ ओके। कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं कि शायद उन्होंने छोटा स्टोन था और उन्होंने बूज़ किया, तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग और आफ्टर फ्यू डेज़ दे पास स्मॉल स्टोन। तो इस तरह से ये इंसिडेंट्स पॉपुलराइज़ हो जाते हैं कि हाँ, बियर पिया था इसलिए ऐसा बोले, बट एक्चुअल में दैट इज़ नॉट अ रीज़न। बियर की जगह अगर वो कुछ और भी नींबू पानी भी लेंगे या कोई फ्रूट जूस लेंगे, पानी लेंगे। पानी भी पिएँगे अच्छी मात्रा में, तो उतना ही चांसेस हैं उसके निकलने के। बियर इज़ नॉट द रीज़न। तो बियर पीने से स्टोन निकले ना निकले, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से आने वाले समय में स्टोन फॉर्मेशन को वो जरूर प्रमोट कर सकता है। तो बियर ना पिए, पानी पीजिए, दूसरे जो हेल्दी लिक्विड कंजम्पशन के ऑप्शंस है उनका चयन कीजिए। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, स्टोन को लेके हमेशा कहते हैं कि बार बार होता है, अगर एक बार हुआ, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक बार हुआ है तो देर आर चांसेस की रिकरेंस होगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो क्या करें, और खास तौर पे जो डाइटरी प्रिकॉशंस आपने इससे पहले बताई थी, क्या अब ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। देखिए म जिस जिस किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, या फिर उन्होंने स्टोन ट्रीटमेंट लिया है, सर्जरी भी करवाई है, तो उनको आगे फ्यूचर में अप टू 50% इस बात के चांसेस होते हैं कि दोबारा से उनको रिकरेंस स्टोन फॉर्मेशन का हो सकता है। तो ऐसे उसमें पाया गया है कि यूजुअली उनकी डाइटरी हैबिट्स या फिर उनका मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह का रहता है कि वो जो भी डाइट लेते हैं, तो उससे स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो उसमें हम यूजुअली उनको एडवाइस करते हैं कि वो अपना एक मेटाबॉलिक इवोल्यूशन करा सकते हैं कंप्लीट, जिससे कि ये मालूम पड़ जाए कि उनके ब्लड में और यूरिन में क्या-क्या केमिकल्स हैं, ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से उनको बार-बार स्टोन बनते हैं। उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर उनको एक पर्सनलाइज़ एक डाइट प्लान या उनको एडवाइस दी जा सकती है, जिसमें कि उनको ये बताया जा सकता है कि आप इन-इन चीज़ों को अवॉइड करें,
और आप क्या चीज़ें ज़्यादा लें जिससे कि आपको फ्यूचर में स्टोन बनने की रिस्क कम हो सके। और साथ ही अगर कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आती है जिससे कि कुछ यूरिनरी पैसेज में कोई ब्लॉक है या कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, तो उसको भी फिर साइमल्टेनियसली अगर सर्जरी की नीड है तो उसको भी सर्जरी करके ठीक किया जाता है ताकि उसकी वजह से स्टोन ना बने। तो ये डेफ़िनेटली जो आपने सवाल किया तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। फ्रीक्वेंट स्टोन फॉर्मर्स को अपना एक डिटेल मेटाबॉलिकल इवैल्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल। हमारे वो तमाम दर्शक जो डायबिटिक हैं, उनके लिए ये सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डायबिटीज़ का हुँ, और यूरिक एसिड स्टोन का हुँ। क्या कोई नाता है, कोई संबंध है, कोई रिलेशन है? यस, डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली जो उनका रहते हैं रिस्क में, तो उनमें यूरिक एसिड फॉर्मेशन और एक गाउटी आर्थराइटिस जो है उनका साथ में कोइंसिडेंटली उनको काफ़ी पाया जाता है। हुँ। तो ऐसे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि बिकॉज़ ऑफ उनका ब्लड बायोकेमिस्ट्री एंड पीएच कंडीशन जो ब्लड का है, तो दे टेंड टू प्रमोट द यूरिक एसिड स्टोन्स। And uric acid stone they usually they are formed with the calcium oxalate plus यूरिक एसिड कॉम्बिनेशन आपस में उनके क्रिस्टल्स एग्रीगेट होने के साथ ही बनते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी जो उनका जो ब्लड के अंदर जो अवर केमिकल एनवायरनमेंट है दैट इज़ आल्सो प्रमोटिंग फॉर द सेम वे जो कि इस तरह के स्टोन को फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो उनमें ये रिस्क रहता है। किडनी स्टोन्स को लेकर बहुत अच्छी बातचीत आपसे हो रही है डॉक्टर प्रवेश। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो जो क्लासिक सिम्पटम्स हैं, अगर किडनी स्टोन है कैसे पता चले? फिर जब वो व्यक्ति आपके पास इन सिम्पटम्स को लेकर आता है तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए एंड ट्रीटमेंट के क्या-क्या ऑप्शंस हैं? जी, बिल्कुल। तो किडनी स्टोन का जो दर्द है आप अगर किसी ने भी अगर एक्सपीरियंस किया है आपके फैमिली में या आपके नेटवर्क में किसी फ्रेंड ने, तो वो आपको बताएँगे कि अगर किसी को एक बार दर्द हुआ है तो वो लाइफ टाइम उसको फिर भुला नहीं सकते। हुँ। बिकॉज़ यूजुअली इट इज़ वेरी सीवियर। पेशेंट जो है यूजुअली दे विल टॉस अराउंड ऑन द बेड और बहुत ही सीवियर होता है और वो रेडिएट करता है यूजुअली बैक ऑफ द साइड जिस साइड से भी आपको वो हो रहा है और नीचे हमारे यूरिनरी पैसेज के जो स्क्रोटल रीजन है वहाँ तक यूजुअली उस पूरे पाथवे में कहीं तक वो रेडिएट कर सकता है। हुँ, और साथ-साथ इसमें वॉमिटिंग एंड अदर सिम्पटम्स भी पाए जाते हैं, किसी-किसी कंडीशन में फ़ीवर भी आ सकता है। हुँ। तो यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर पाते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर हम जाएँ तो और अकॉर्डिंगली फिर उसका हम ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि स्टोन उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और उसमें उसकी एक हार्डनेस क्या है जो कि हम सीटी से पता करते हैं। ओके। तो उसके बेसिस पे फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। हुँ, हुँ। जो कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके और सर्जिकल ऑप्शंस तक वेरी करता है। ओके। तो उसके यू बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे और इसलिए भी क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी टेक्निकल एडवांसमेंट आ गया है। यस, अब यस। तो एआई का भी इस्तेमाल मेरे ख्याल से होने लगा होगा। तो जैसा है आपने पूछा कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो अगर यू छोटे स्टोन हैं यूजुअली जो अप टू 3-4 एमएम और 5 एमएम तक के स्टोन को यूजुअली हम पहले मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं हुँ, और उनके लिए उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट को और वेट एंड वॉच रखा जाता है और उनको रेगुलर फॉलो-अप पर रखा जाता है और उनको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो अगर उससे रिज़ल्ट हमको मिलते हैं अच्छे पेशेंट सिम्पटम फ्री रहता है तो हम कंटिन्यू करते हैं और उसको मॉनिटर करते रहते हैं। इन केस अगर उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन बनना शुरू हो रहे हैं स्टोन के कारण उसको फ़ीवर आ रहा है करंट यूटीआई हो रहा है उसको फिर देन उसको फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में जाने की सलाह दी जाती है या फिर स्टोन का साइज़ अगर बड़ा है हुँ, और अगर वो किडनी को काफ़ी समय से ब्लॉक कर रहा है, किडनी पे स्वेलिंग क्रिएट कर रहा है जिसको हम हाइड्रोयूटेरोनेफ्रोसिस बोलते हैं और या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन है या आस-पास कुछ उसमें दिक्कत शुरू हो रही है, तो फिर ऐसे केसेस में सर्जरी का ही एडवाइस किया जाता है। सर्जरी में अगर हम जाएँ तो आज के समय में इतना एडवांसमेंट आ चुका है काफ़ी इसमें किडनी स्टोन सर्जरी को लेकर कि वी कैन ट्रीट द किडनी स्टोन्स विदाउट इवन गिविंग सिंगल कट ओवर योर स्किन। ओके। तो इट इज़ टोटली एंडोस्कोपिक नाउअडेज़, हुँ, पेनलेस है, हुँ, ब्लडलेस है एंड इंसिजनलेस है हुँ, और वेरी फास्ट रिकवरी है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ही पेशेंट को वी कैन डिस्चार्ज एट द होम इवन कुछ केसेस में तो सेम डे इवनिंग तक हम डिस्चार्ज किए हैं। हुँ, तो इस सब के रिवॉल्यूशन का जो इसके पीछे जो टेक्निक है वो एक तो लेज़र का एडवांसमेंट हुँ,
एंड एंडोस्कोप के जो एडवांसमेंट हैं जिसमें कि हम आरआईआरएस मेनली टेक्निक के बारे में ज़िक्र करूँगा। तो उसके कारण ये पॉसिबल है। तो आज के समय में किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही रिवॉल्यूशनाइज़ हो चुका है बिकॉज़ ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। हुँ। एंड मतलब अभी तो जो पुरानी सर्जरीज़ को लेकर के जो लोगों के मन में एक डर होता था कि हाँ, ब्लीडिंग का रिस्क रहेगा, हुँ, पेन रहेगा और पूरा स्टोन क्लियर होगा या नहीं, बार-बार ऐसा हुँ। करके, तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी हैं। अरे वाह! तो बहुत विस्तार से आपने बताया कि क्या सिम्पटम्स हैं, किस तरह से डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसे किडनी स्टोन हुआ, उन्होंने डायग्नोसिस कराया, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, स्टोन अब निकल चुका है। आर देयर चांसेस कि फिर से उनको स्टोन हो और ना हो, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करें और हो जाए तो फिर क्या करें? बिल्कुल इस बात की संभावना रहती है, एक बार अगर आपका स्टोन का सफल ट्रीटमेंट हो चुका है आइदर थ्रू मेडिसिन या फिर सर्जरी, बट इसके बावजूद ये संभावना बनी रहती है कि आपको दोबारा से स्टोन हो सकता है। तो उसी के लिए आपको आपको खुद को अच्छे से हाइड्रेशन आपका मेंटेन रखना है। डाइट जो आपको एडवाइस की गई है वो प्रॉपर्ली उसको फॉलो करें। हुँ, पानी का इंटेक अच्छा रखें, अपना प्रतिदिन का 2.5 से 3 लीटर का रखें। और जो चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए बताया गया है, जैसा भी आपको खाने में बोला गया है, वो अगर अच्छे से पालन करें, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें ओवरऑल, हुँ। तो आपका सारी चीज़ें दोबारा स्टोन बनने को आप काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर इसके बावजूद भी अगर बनता है, तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म, आप जाइए अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और उसका जो भी मैनेजमेंट वो उस समय आपको एडवाइस करते हैं, उसको फ़ॉलो करिए। बिल्कुल, तो प्रिवेंटिव मेजर्स को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी एग्ज़ैक्टली। है। राइट। ये तो हमने बात की किडनी स्टोन्स की। इसके अलावा आज का जो हमारा दूसरा विषय है, वो है पुरुषों से संबंधित एक समस्या जो बहुत ही आम है, यानी बीपीएच, जिसे बहुत आम भाषा में हम कहते हैं कि प्रोस्टेट का बड़ा होना, जो कि पूरी तरह से बेनाइन है। डॉक्टर प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे बीपीएच कितना कॉमन है भारत में पुरुषों में और ख़ास तौर से 40 या 50 की उम्र से ज़्यादा जिनकी एज हो? बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ना पुरुषों में बहुत ही सामान्य सी एक समस्या कहें या फिर एक कंडीशन है जिसे कि हम देखते हैं। और रही बात इंसिडेंस की, जैसा आपने पूछा, तो आप रफली ये मानिए कि सभी आदमी जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है, तो उनमें तकरीबन 60% तक का इंसिडेंस इसमें देखा गया है। यानी कि अगर हम 100 आदमी देख रहे हैं अगर 60 के ऊपर के एज ग्रुप के, तो उसमें 60 लोगों को मान के चलिए उन 100 में से बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की समस्या हमको देखने को मिलती है। उनको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स इसमें रहेंगे। अगर हम उसको अच्छे से इवैल्यूएट उनसे पूछेंगे तो डेफिनिटली वी विल सी कि हाँ, कि इनको प्रोस्टेट की समस्या है। बिल्कुल। तो वो कौन से सिम्पटम्स हैं? उनके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि कई बार अगर बहुत आम कुछ सिम्पटम्स हो कि बार-बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, रात में बार-बार उठ रहे एग्ज़ैक्टली। हैं, तो आम तौर पे वो कह देते हैं कि अब तो उम्र हो रही है, ये तो होना हाँ। ही है या मुझे डायबिटीज़ है या मुझे बीपी है, तो ये समस्या तो रहेगी। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो सामान्य जो इसके सिम्पटम्स हैं, वो पेशेंट अपने माइंड में इस तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेता है कि उसे ये लगता है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। हुँ। और जो सिम्पटम्स हैं इसके अगर हम डिस्कस करें, तो आपको यूरिन में रुकावट महसूस होना, बार-बार यूरिन के लिए उठना, नाइट में 2 या उससे अधिक बार आपको नींद में से टॉयलेट करने के लिए उठना पड़ रहा है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, आपको यूरिन में ब्लड आना, क्लॉट्स आना और बार-बार आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, या फिर आपकी किडनी पे उसकी वजह से इफ़ेक्ट आना शुरू होना, जिससे कि क्रेाटिनिन राइज़ होना, पैरों में सूजन आना, ये सब चीज़ें इत्यादि आपको शुरू हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण जो रुकावट है, उसके कारण ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके। तो इनिशियल लेवल पे इन चीज़ों को इग्नोर करने से आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हुँ। तो जितना अर्ली स्टेज में इसको पहचानेंगे, उतनी जल्दी ही हम उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन ड्रिंकिंग या बेवरेज से रिलेटेड जो हैबिट हमारी सोसाइटी में है वो है चाय पीना बार-बार, कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत चलन है, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत आम है। तो ख़ास तौर पर एक सर्टेन एज के बाद, वो भी इवनिंग के बाद जो लोग बहुत ज़्यादा चाय का या कॉफ़ी का या इस तरह के तरल पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके लिए समस्या और बढ़ सकती है क्या? जी, बिल्कुल। इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं, इसमें कैफ़ीन की मात्रा ख़ासकर अधिक है, जैसे कि आपने बोला हुँ। कॉफ़ी है या फिर जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, इसमें कई बार कैफ़ीन एज़ अ सप्लीमेंट उसमें मिला हुआ रहता है।
और जो अल्कोहल इंटेक की बात आपने की, हुँ, तो ये सभी पेय पदार्थ ऐसे हैं जो कि हमारे जो नॉर्मल वॉइडिंग प्रोसेस है, आइदर उसको स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसको ओवर रिलैक्स करते हैं। तो बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न जो है ओवरऑल पेशेंट को यूरिन पास करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। हुँ, या तो उनको फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है या फिर उनको यूरिन होल्ड भी हो सकता है इन कंटेम्परेरी, हुँ, क्योंकि उनको अगर सपोज़ एक्सेसिव अल्कोहल कंज़म्पशन किया है, हुँ, तो ब्लैडर मसल्स कैन गो इन द डीप रिलैक्सेशन और यूरिनरी रिटेंशन डेवलप हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को, और इवन दे माइट नीड सम कैथेटराइजेशन टू टेक आउट जी, द यूरिन। हाँ। एंड एट द सेम टाइम अगर वो ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक ले रहे हैं तो उनको एक्सेसिव यूरिन पास करने के लिए बार-बार जाना और इस तरह के सिम्पटम्स, इरिटेटिव सिम्पटम्स ज़्यादा महसूस होते हैं। बिल्कुल, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएँ उससे पहले एक सवाल मैं जानना चाहूँगी। हमने सिम्पटम्स पर, साइंस पर तो बात कर ली, क्या सिम्पटम्स हैं? इसके अलावा जब इन सिम्पटम्स के साथ अगेन पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे डायग्नोसिस होता है? क्या टेस्ट है जो आप रिकमेंड करते हैं? एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। तो यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनसे है ना उनके डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। हुँ, उनसे डिटेल में पूछते हैं उनकी हैबिट्स क्या हैं। एक वर्डिंग डायरी काइंड ऑफ उनसे हम पूरा एक प्रिपरेशन उनका एक नैरेशन लेते हैं, जिसमें वो कितनी बार यूरिन जाते हैं और उनका क्या पैटर्न है यूरिन उसका पास करने का। हुँ, फिर उसके बाद जो बेसिक इवैल्यूएशन जो हम कराते हैं, इसमें एक रूटीन एक अल्ट्रासाउंड होता है केयूबी विथ पीवीआर हुँ, and uroflowmetry and regular serum PSA screening, that is for malignancy cancer purpose। हाँ, तो ये बेसिक पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन है और अलॉन्ग विद दैट एक किडनी फंक्शन प्रोफाइल भी हम उसमें देखते हैं। हुँ, हुँ, तो इससे हमको एक ग्रॉसली अल्ट्रासाउंड से हमको प्रोस्टेट के साइज़ के बारे में एक आइडिया लग जाता है और वेदर दे आर होल्डिंग एनी अमाउंट ऑफ यूरिन आफ्टर द वॉइडिंग, हुँ, तो वो उसका आइडिया मिल जाता है। हुँ, और फ्लो रेट से हमको उनका किस स्पीड से वो फ्लो यूरिन पास कर पा रहे हैं उसका असेसमेंट हो जाता है। राइट। तो फिर ओवरऑल जो हिस्ट्री और ये जो इवैल्यूएशन जो हमने किया उसका सारा कॉम्बिनेशन के बाद हम उसका पेशेंट का एक सीवियरिटी स्कोर असेस करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उनको एडवाइस करते हैं कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है उसके बारे में उनको फिर ऑप्शन दिया जाता है। बिल्कुल, तो मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताएँगे और इस संदर्भ में भी कि कई पुरुषों को ज़हन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ख़ास तौर पर अगर सर्जरी करवाएँगे, तो उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल लाइफ़ है, वो काफ़ी इफ़ेक्ट होगी। हाँ, ये एक थोड़ा-सा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट या फिर उसके सर्जरी के बाद में एक सेक्सुअल लाइफ है जो वो अफ़ेक्ट होती है। आज हमारे पास इतने अच्छे तरीके के ड्रग्स अवेलेबल हैं और जो सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं उनमें भी इतने एडवांसमेंट हैं, तो उससे हमारे पास रिज़ल्ट जो है काफ़ी बेटर हैं पहले के कंपैरिज़न में। तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे कि जो सेक्सुअल जो कंपैटिबिलिटी पहले डाउन हो जाती थी पेशेंट्स की, वो अब उतना रिस्टोर रहती है, उसमें हुँ, इतना मेजर इफ़ेक्ट नहीं आता है और दे आर वेरी मच अप टू द मार्क और उससे सिर्फ यूरिन का फ्लो इम्प्रूव होता है। हुँ, और जो पेशेंट को उस तरह की प्रॉब्लम आती थी, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, जिससे हम उनका जो सेक्सुअल जो उनका वो रहता है जो डिज़ायर है वो सारी चीज़ों को रिस्टोर कर पाते हैं। हुँ, एट द सेम टाइम हम उनका यूरिनरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर पाते हैं। ओके। एंड सर्जिकल टेक्निक में भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल नाउ, हुँ, जिससे कि हम उनके पेशेंट को स्पेसिफिकली व्हाट दे आर डिज़ायरिंग उनका क्या एक्सपेक्टेशन है हुँ, आउटकम को लेकर के, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सजेस्ट देम कि हाँ कि भाई आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, तो सर्जरीज़ पर थोड़ी और बात कर ही लेते हैं डॉक्टर गुप्ता इसलिए क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, श्योर, जो मिनिमली इन्वेसिव हो, यस। जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी कौन से टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ सर्जरीज़ अवेलेबल है? जी, बिल्कुल। तो जो प्रोस्टेट के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा की जाने वाली जो सर्जरी है वो है टीयूआरपी, जिसमें कि हम एक एंडोस्कोप जिसे कि आम बोलचाल में हम दूरबीन बोलते हैं, उसके द्वारा यूरिनरी पैसेज के थ्रू ही जा कर के और प्रोस्टेट को छोटे-छोटे स्मॉल पीसेस में रिमूव कर देते हैं और रास्ते को जो ब्लॉक कर रहा रहता है, उसको ओपन कर देते हैं। राइट। और इसके बाद फिर जो और एडवांसमेंट में अगर हम जाएँ तो देयर इज़ अ लेज़र ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉलएप और थ्यूलैप। तो इसमें हम जो है लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं हुँ, और उसको बाहर निकालते हैं।
तो दोनों ही टेक्निक जो हैं वो आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट आर वेरी लो और इससे बहुत ही सेफ़ हैं। ब्लीडिंग रिस्क इज़ मिनिमम विद द लेज़र ट्रीटमेंट और जो है मतलब इट्स इज़ सेम इसमें भी 1 या 2 दिन में हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज हो मिल जाते जाता हैं है। जी। और आगे आपकी फ्यूचर लाइफ़ पे कुछ ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट भी नहीं आता है। तो इट इज़ हुँ, टोटली सेफ़ ओके। एंड वेरी मच रिलायबल। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर गुप्ता, दोनों ही टॉपिक्स को लेकर, चाहे वो किडनी स्टोन का हो या बीपीएच का हो। ऐसे में चलते-चलते क्या संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? किडनी स्टोन से तो बचाव संभव है, क्या बीपीएच से भी बचाव संभव है? और किन बातों का ध्यान रखें अपने यूरोलॉजिकल वेल-बीइंग को बनाए रखने के लिए? जी बिल्कुल, तो मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को अगर ओवरऑल हम मेंटेन करते हैं, अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ को रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल हमारी जो यूरोलॉजिकल हेल्थ यानी प्रोस्टेट हेल्थ पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। एक अच्छी प्रोस्टेटिक हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे से एक लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करें। और रेगुलर योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जो भी आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो कर सकते हैं। और रही बात किडनी स्टोन के लिए तो जैसा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अगर हम अपने खुद को हाइड्रेट रखेंगे और अपनी डाइट प्रॉपर बैलेंस में लेंगे, राइट। जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करके, तो उसके भी रिकरेंस से बच सकते हैं। तो एट द लास्ट एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल आज के समय में और बाकी अगर कहीं भी इसके बावजूद आती है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। एब्सोल्युटली। 24 आवर्स तो आप अपने जो भी नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको जाकर के ज़रूर कंसल्ट करें, इसके बारे में डिस्कस करें। अपने सिम्पटम्स को छुपाएँ नहीं। आपको प्रोस्टेट से संबंधित या जो भी अगर प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको डिस्कस ज़रूर करें। जाकर के बताएँ तो ताकि उसका अर्ली स्टेज पे ही समाधान हो सके। बिल्कुल, तो देरी ना करें, साइन्स एंड सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें, जितनी जल्दी हो सके एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर प्रवेश गुप्ता अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, हमारे लाखों व्यूअर्स जो इस वक़्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसे आपसे संपर्क साधा जा सकता है? जी मैं एज़ ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में अवेलेबल हूँ। और मैं वहाँ अपनी ओपीडी एंड सर्जरीज़ वहाँ करता हूँ। इसके अलावा मैं अपना क्लिनिक यूरोविज़न क्लिनिक के नाम से है, जो कि तो वो ग्वालियर में कब्बू रीजन में उसको मैं कंडक्ट करता हूँ। तो मॉर्निंग इवनिंग मैं वहाँ पर भी अवेलेबल रहता हूँ और दे कैन सर्च मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक इंस्टा एंड फेसबुक एंड गूगल ऑल्सो दे कैन सर्च इन माय नेम। तो जिस किसी को भी अगर नीड है तो दे कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर प्रवेश गुप्ता। एक तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बात की और बहुत ही आसान तरीके हमें बताए और बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया कि कितना ज़रूरी है कि जो सिम्पटम्स हैं हम उन्हें इग्नोर ना करें, प्रिवेंशन के जो टिप्स हैं उन्हें हम फॉलो करें और अगर हो जाए तो देरी ना करें, एक डॉक्टर को, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, ट्रीटमेंट भी पूरा करें। और जो मिथ्स, जो भ्रांतियाँ फैली रहती हैं, उनसे भी अपने को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालने के लिए यूरो वेलनेस पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े आज के यूरो वेलनेस पॉडकास्ट पर। इसी तरह के जो दूसरे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, नए-नए एक्सपर्ट्स से हम सीधे आपकी बात करवाएँगे और आप तक सही और ज़रूरी जानकारी पहुँचाएँगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफ़ाई और साथ ही साथ एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।